नमस्कार दोस्तों, आज हम इंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इंट्रोपी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसी सिस्टम की रेंडमनेस या डिसऑर्डर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई गैस उसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, इसका मतलब उसकी इंट्रोपी जो है वो ज्यादा है, और किसी में कम है मींस उसकी इंट्रोपी जो है वो कम है। आज हम इंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे ऑफ ए परफेक्ट गैस। मगर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि परफेक्ट गैस क्या चीज होती है। जब हम परफेक्ट वर्ड साथ में जोड़ लेते हैं तो बेसिकली जो परफेक्ट गैस है ये एक थियोरेटिकल गैस होती है या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको फिजिक्स के लोग जो है आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब हम थियोरेटिकल या परफेक्ट गैस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस तरह की गैस है जिसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग रेंडमली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे कोई भी, उनके बीच में जो है वो कोई भी नो इंटरेक्शन, हम ये मान के चलेंगे कि इनके बीच में जो है वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, जिसको हम आइडियल कंडीशंस कहते हैं। रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, मगर जब हम आइडियल कंडीशंस लेके चलते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का जो मॉडल होता है वो कैलकुलेशंस को जो है वो आसान बना देता है। हम जो फिजिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं उनको हम जो है वो इजीली कर सकते हैं, और कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह की गैस जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या थ्योरेटिकल गैस है जिसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो रेंडमली मूव करते हैं, दूसरी गैसेस की तरह ही होते हैं, मगर बेसिक डिफरेंस ये है कि उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। और जब इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमम हो जाती है। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम आइडल गैस है, 1 ग्राम परफेक्ट गैस है, और इट इज एट सम टेम्परेचर T। फिर हम इसको क्या करते हैं कि DQ हीट जो है वो सप्लाई करते हैं। हमने इसको DQ हीट सप्लाई कर दिया और ये सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा, एंड सपोज इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो इंट्रोपी की डेफिनेशन है उसमें हम ये कहते हैं कि DS दैट इज द इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, इट इज इक्वल टू DQ अपॉन T। T it is the temperature and DQ is the amount of heat supplied to the system. Then according to the first law of thermodynamics, ये कहता है कि the heat supplied to the system, DQ it is heat supplied to the system, it is used in two ways. A part of it is used to increase the internal energy of the system and rest of it will be used in the form of work done. यदि इस एक्सप्रेशन को हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें, देन वी हैव DS इट इज इक्वल टू DU प्लस DW अपॉन T। दिस इज द मॉडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर इंट्रोपी, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए जो हमने 1 ग्राम गैस ली है, उस 1 ग्राम गैस, परफेक्ट गैस, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो CB है। और सपोज करो कि हम इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज करते हैं बाय DT से हम इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हैं। जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो भी चेंज हुआ, आइदर इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। देन बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, specific heat capacity at constant volume, it can be written as du by dt। और यहां से यदि हम du की वैल्यू निकालना चाहें, then it is CB into dt
du it is the change in internal energy, this is question number 2। तो यहां से हमने du के लिए जो है वो एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। सिमिलरली उसी तरीके से यदि हम वर्क डन की बात करें तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है dw इट कैन बी रिटन एज pdv, ऐसे हम जो है वर्क डन को लिखते हैं। हमें मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है इट इज pv इट इज इक्वल टू r इंटू टी, r इज गैस कांस्टेंट। यहां से यदि हम p की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा RT अपॉन b। यदि इस p की वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं RT अपॉन b इंटू dv, दिस इज द वैल्यू ऑफ dw। तो ये हमारे पास dw की वैल्यू आ गई एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ये du की वैल्यू और ये dw की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। यदि आप इसको इक्वेशन 1 में जो है वो पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा, इट इज ds इट इज इक्वल टू cb dt अपॉन t, और यहां पे होगा r dv अपॉन b जब हम इक्वेशन 2 और 3 को 1 में जो है वो पुट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास जो सिस्टम था इनिशियली शुरू में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और जब हमने इसको dq हीट दिया इससे इसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया। तो इस तरह की जो चेंज आई है उस चेंज से इंट्रोपी में कुछ चेंज होगा। तो जो इंट्रोपी में चेंज होगा, चेंज इन इंट्रोपी, डेल्टा एस मीन चेंज इन इंट्रोपी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ये स्टेट 1 है और ये वाली जो है वो स्टेट 2 है, और इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरफ से हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा cb, यहां पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू 2 इट इज dt अपॉन t, यहां पे हो जाएगा r इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 इट इज dv अपॉन b। और यदि हम इसको इंटीग्रेट करें देन डेल्टा s इट इज इक्वल टू cb 1/t dt, इसका हो जाएगा log, तो ये आ जाएगा log, और अपर 2 है तो t2 अपॉन t1, ये log t आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो log t2 माइनस log t1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं log t2 अपॉन t1, और यहां पे हो जाएगा r इट इज log v2 अपॉन v1। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, हमने ये ड्राइव किया था कि जो Cp है वो Cb से ज्यादा होती है और Cp माइनस Cb इट इज ऑलवेज इक्वल टू R, दैट इज द रियल गैस कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट। तो ये R है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा Cb इट इज लॉग ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस R की वैल्यू Cp माइनस Cb, दिस इज लॉग B2 अपॉन B1। अब इसको हम थोड़ा सा यदि और मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। हम ये कहते हैं जनरली कि भाई P1 B1 अपॉन T1 इट इज इक्वल टू P2 B2 अपॉन T2, और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 इट इज इक्वल टू P2 B2 अपॉन P1 B1। तो ये जो एक्सप्रेशन है T2 T1 का, इसको यदि यहां पे हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा S इट इज इक्वल टू Cb दैट इज द लॉग, ये हो जाएगा यहां पे P2 B2 अपॉन P1 B1, और नेक्स्ट टर्म एज इट इज Cp माइनस Cb इट इज लॉग ऑफ B2 अपॉन B1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्योंकि लॉग है दो टर्म का तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इट इज इक्वल टू Cb, यहां पे जब लॉग प्रोडक्ट में होता है तो उसको प्लस करके लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a इंटू बी इट इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। तो इस टर्म को तोड़ के लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 एक टर्म, दूसरी टर्म आएगी Cb लॉग ऑफ B2 अपॉन B1, इसी को तोड़ करके ऐसे लिख।
इस ब्रैकेट को ओपन करें, देन Cp log ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस Cv log ऑफ V2 अपॉन V1, ये इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा डेल्टा S, इट इज इक्वल टू Cv, इट इज log ऑफ P2 अपॉन P1 प्लस Cp log ऑफ V2 अपॉन V1। तो ये हमारे पास डेल्टा S की वैल्यू आ गई, चेंज इन एंट्रोपी की बात जो है वो वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो आ गया। अब किसी प्रोसेस में जहां प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो P1 P2 से चेंज होकर के B1 और B2 वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो जो नेट चेंज इन एंट्रोपी होगी उसको हम इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस सिस्टम। अब हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करें, हम स्पेशल केस की बात करें। हम ये मान लें कि सपोज करो कि इफ P1 इट इज इक्वल टू P2, मान लो जो प्रेशर है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लो हमने गैस को हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जब हम इसको ऐसे हीट करेंगे तो उसमें क्या हुआ, इट इज लॉग P1 P2 अपॉन P1 था, तो दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो ये जाएगा लॉग P अपॉन P और P के साथ P कैंसिल, इट इज लॉग ऑफ 1 और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो उस एक्सप्रेशन से जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है वो आ जाएगी Cp log ऑफ V2 अपॉन V1। तो यदि प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो एंट्रोपी में जो चेंज होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यदि हम दूसरी तरह की बात करें कि भाई इफ V1 इज इक्वल टू V2, कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सेम चीज जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसमें जो लॉग V2 अपॉन V1 है ये हो जाएगा लॉग ऑफ B अपॉन B, ये कैंसिल, एंड लॉग ऑफ 1 इट इज इक्वल टू 0। तो सेकंड वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी इट इज Cp, दैट इज अ लॉग ऑफ P2 अपॉन P1, सिर्फ फर्स्ट वाला हिस्सा जो है वो रहेगा। और इसी चीज को यदि हम ऐसे लिखना चाहें कि सपोज जो हमारा प्रोसेस है इफ इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह रहा है। यदि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसके हिसाब से यदि आप एंट्रोपी की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू सिंपल R एंड इट इज इक्वल टू R log ऑफ B2 अपॉन V1, log ऑफ B2 अपॉन V1। तो ये डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं जहां पे हम एक आइडियल गैस के लिए जो है वो एंट्रोपी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जो एंट्रोपी है इट इज ए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। और यदि हम एक परफेक्ट गैस लें, परफेक्ट गैस मैंने कहा कि एक जस्ट साइंटिफिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें वो उस तरह की गैस जिसमें हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लेते हैं, इससे कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। तो ये जो फोर्थ एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द change in entropy of the perfect gas, and in different conditions we can modify this expression as we have modified in different special cases. Thank you.